नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज समूचे विश्व में हृदय दिवस मनाया जा रहा है और हृदय दिवस ऐसे दौर में मनाया जा रहा है जब दावा ये किया जा रहा है कि आज जो मौतें हो रही हैं उनमें नंबर 1 पर हृदय रोग है। और दूसरी बात ये भी है कि अब 50 वर्ष से कम आयु के लोगों की जो मौत हो रही है वो भी हृदय रोग से हो रही है और उनका भी प्रतिशत 50 है। अगर 25 से 30% देखा जाए तो वहां पर मौत 30 से 40% तक दर्शाई जा रही है। एक और चिंता की बात, कोविड के बाद जो है मृत्यु दर बढ़ गई 25 से 30%। एक समय था हम हार्ट अटैक पड़ता था, 1 बार 2 बार 3 बार अस्पताल जाते थे, लेकिन अब तो पहले दौर में ही मौत हो जाती है। आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या ये आम बीमारी होती चली जा रही है? क्या अब और सतर्कता बरतने की जरूरत है? हालांकि आज की जो थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, हृदय का इस्तेमाल हर दिल के लिए कीजिए, हर दिल के लिए दिल का इस्तेमाल करिए, ये थीम है। और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण है कि 3 दशक में ये रोग 2 गुना बढ़ गया है। कानपुर के भी जो आंकड़े हैं वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं। हालांकि एक संतोष की बात है कि कानपुर का जो हृदय रोग संस्थान अपनी निरंतर साख बढ़ा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि अब सब कुछ यहां सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसमें निरंतरता भी आ रही है। कानपुर को भी सजग और सावधान रहने की जरूरत है। आज हम इसी पर जो चर्चा करेंगे, इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्ण जी। डॉक्टर विनय कृष्ण जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से आज आप बहुत से कार्यक्रमों में भी होंगे। आपने मेरे लिए समय निकाला है, इसके लिए भी मैं आपके प्रति बहुत साधुवाद देता हूं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो इस समय विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है, क्या ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है और अब बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है? क्या ये आम बीमारी बनता जा रहा है? क्या कहना है आपका? हार्ट की बीमारी पहले से बताकर नहीं आती है, इसलिए लोग उसके प्रति सचेत नहीं होते, लापरवाही रखते हैं। जो आपने थीम बताया यूज़ हार्ट फॉर हार्ट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है। इससे आदमी दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना रखेगा, एक दूसरे को मदद करने का प्रयास करेगा, जिससे कि जो मानसिक तनाव होता है वो दोनों ही पक्ष का मानसिक तनाव कम होगा। क्योंकि जो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए आंकड़े आपने देखे हैं, इसमें लंबे समय से फास्ट फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना मुख्य कारण बना रहता था। परंतु अब हाल में जब हम लोगों ने दोबारा सर्वे करना शुरू किया कि आखिर क्या कारण है कि 30 वर्ष की आयु से कम लोगों को भी हार्ट अटैक पड़ रहा है, तो ये पाया गया कि इसमें टेंशन बहुत बड़ा कारण एक नया उभरा है। और ये टेंशन इस प्रकार से होता है कि जब बचपन में बच्चा केजी और नर्सरी में पढ़ने जाता है, तभी उसके माता पिता उसके पीछे पड़ जाते हैं कि बेटा तुमको क्लास में फर्स्ट आना है। ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना छोटे नन्हे बालक के अंदर पैदा करी जाती है, वो उसके लिए स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने वाली होती है और ज़िंदगी में हर काम में वो स्ट्रेस ही फील करता रहता है, रिलैक्स होकर कोई काम नहीं कर पाता है। इसीलिए इस प्रकार के बच्चे जब बड़े होकर युवा उम्र में आते हैं तो उनकी धमनियों में रुकावट होनी शुरू हो जाती है और जल्दी एज में हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। माने अगर ये माने कि जो 25 साल से 30 साल तक के लोगों में हार्ट अटैक पड़ रहा, उसके लिए उनके अभिभावक जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले आप टॉप कीजिए, फिर
करियर में अच्छे बनिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बनिए, ये जो माता पिता की इच्छा है ये एक बच्चे पे नया दबाव डाल रही है, नई प्रेशर डाल रही है और यही हार्ट के कारण बन रहे हैं। हाँ, आप जो कह रहे हैं ये बात काफ़ी हद तक सही है। जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कौशल विकास योजना चलाई हुई है पूरे देश में, जी उस कौशल विकास योजना से जो ये स्कूली पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी वो अब नहीं मानी जाएगी, और आदमी किस लायक है, क्या काम कर सकता है, ये चीज़ महत्वपूर्ण रहेगी। स्कूलों में जो रटंत विद्या सिखा के लोगों को रोबोट की तरीके से रटाया जाता था, वो चीज़ें अब समाप्त होंगी समय के साथ, और बच्चे और अच्छी तरीके से देश के विकास के लिए सजग होकर कार्य कर सकेंगे। तो अगर हम आपसे एक सवाल इसी जगह पूछ लें कि युवाओं को अपने हृदय को मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए, और खासतौर से उनके माता पिता को भी? टेंशन दूर करने के लिए तो हम लोग सब जानते हैं, जी। लेकिन करते नहीं हैं। वो है योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि मनुष्य के टेंशन को कम कर सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप लोग भी लगातार कह रहे हैं कि शराब, सिगरेट, ये भी जो है खान पान, जैसा आपने कहा, हमारी लापरवाही, हमारी चटोरी जवान, ये सब बड़े कारण हैं। लेकिन वही दूसरी ओर क्या कारण आप मानते हैं कि इसका ट्रेंड घटने के बजाय बढ़ रहा है? जागरूकता हम बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, लेकिन उसका असर क्यों नहीं दिखता है? असल में बात यह है कि घर में हेल्दी फूड बनने की प्रथा जो थी हमारे समाज में सदियों से चली आ रही थी, जी कि घर का ही खाना खाया जाता था। जी घर के बाहर का खाना खाने में ज़्यादातर लोग बहुत परहेज करते थे। जी यहाँ तक कि हमारे बचपन में भी रेस्टोरेंट और होटल में जाकर कभी हमारे पिताजी ने ये नहीं कहा चलो बच्चा तुमको हम कुछ बाहर का खाना खिलवाएंगे आज। अब स्थिति ये हो गई है कि माँ बाप दोनों वर्किंग हो गए हैं, खाना बनाने का समय नहीं मिलता है, तमाम चीज़ें रेडीमेड आने लग गई हैं। तो बहुत चाह के भी हमारे यहाँ अभी तक खान पान में कोई परिवर्तन, उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां तरह तरह के लुभावने विज्ञापन करती हैं, टीवी पे, वो मोबाइल तक में विज्ञापन आते रहते हैं। इन विज्ञापनों के कारण बच्चे और यहाँ तक कि जो यंग लोग हैं वो लोग भी मोटिवेटेड होते रहते हैं, लालच में पड़ जाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही नुकसानदेह है, जो कि जिसकी खपत बढ़ती ही जा रही है। इसी प्रकार से जो जंक फूड है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये जहाँ आदमी को भूख लगी और उसे लगा कुछ मेरे पास खाने को नहीं है, तुरंत वो ऑनलाइन ऑर्डर करके और जहाँ बैठा होता है वहीं मंगवा लेता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि कितना भी उपदेश दिया जा रहा है, कितना भी समझाया जा रहा है, लेकिन इसके प्रति जागरूकता लोगों के अंदर नहीं आ रही, क्योंकि एक साइलेंट डिजीज़ होती है, ये साइलेंट किलर होता है, अचानक वज्रपात की तरह गिरता है आदमी के ऊपर। इसलिए जब तक आदमी स्वस्थ रहता है वो सोचता है कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि इस प्रकार की लाइफस्टाइल को अपनाने से और बचपन से टेंशन को पालने से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुराने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के जो खतरे वाले पहलू होते थे, जिसको कि रिस्क फैक्टर्स कहते थे हम लोग, इसमें नया रिस्क फैक्टर भी जुड़ गया है। इसलिए पूरा इंसिडेंस भी बढ़ रहा है और अर्ली एज भी आ रही है। तो क्या डॉक्टर साहब आपने जो ये बात की कि इस तरीके के हालात पैदा होते चले जा रहे हैं, केस भी बढ़ रहे हैं, सारी परिस्थितियां भी बढ़ रही हैं, तो अब क्या जाना चाहिए कि जिससे कि ये परिस्थितियां जो है बदले? क्या अब आप कोई सजेस्ट करेंगे कि कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों पर क्या रोक लगा देनी चाहिए, या फास्ट फूड पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए? क्या वो परिस्थितियां होनी चाहिए? इसमें सरकार की तरफ से भी कदम उठाया जा सकता है, जैसा आपने सजेस्ट किया जी कि ये कोल्ड ड्रिंक है या बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इस प्रकार के जो फास्ट फूड आइटम्स हैं जी उनको सामान्य लोगों की पहुंच से दूर करने के लिए उसमें टैक्स लगा दे एक्स्ट्रा, जिससे कि उनकी कीमत बढ़ जाए। ठीक बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हो सकता है कि जनता इसका विरोध करे, लेकिन ये जनता के लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए ये स्टेप एक बहुत वेलकम स्टेप हो सकता है सरकार का। उसके अलावा जो जागरूकता अभियान चल रहे हैं उनको तो चलाते ही रहना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को महंगा और कर दिया जाए। और महंगा बहुत कर दिया अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर साहब एक और बात हम आपसे, अभी आप कह रहे थे ये साइलेंट है, तो ये अगर साइलेंट है तो हम कैसे जाने
कि हमारे अंदर कोई हार्ट का रोग जो है पनप रहा है? कैसे जाने हम? ये साइलेंट इस मामले में है कि जब तक अटैक नहीं पड़ता तब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जी। और जो पहले आपने बताया कि 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक वाली होती थी कहानी, तो उसमें ये होता था कि धीरे धीरे करके आदमी को पता चलने लगता था कि थोड़ी दूर चलता है उसके सीने में दर्द हो जाता है, बैठ जाता है तो आराम मिल जाता है, फिर चलता है फिर दर्द हो जाता है। इसको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलते थे, जी। जो बहुत कम अब दिखाई देता है। पहले क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना ज़्यादा लोगों में मिलता था क्योंकि वो लंबे समय तक जीवित रहने के बाद उनको हार्ट डिजीज होती थी, उस दौरान कोलेट्रल्स बन जाते थे और उससे वो जीवित रहता था। यंग एज में जो पहले ही अटैक में डेथ की बात आपने कही, उसका कारण ये है कि यंग एज में कोलेट्रल्स नहीं बन पाते हैं। कोलेट्रल से मतलब है कि दूसरी नस जो खुली हुई है, उस नस से जो संजाल है बारीक नसों का, वो उस नस तक रक्त को पहुंचा दे जो ब्लॉक हो गई है। तो ये कोलेट्रल धीरे धीरे करके डेवलप होते थे। वो अब जल्दी हार्ट अटैक जब पड़ता है यंग एज में, तो कोलेट्रल नहीं डेवलप हो पाते हैं, इसलिए वो खतरनाक हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। ठीक बात। डॉक्टर साहब, एक बात और आई है कि अभी राजू श्रीवास्तव की जिस तरीके से मौत हुई, उसमें 2 पक्ष आए। एक तो वो जिम कर रहे हैं और जिम करते करते जो है उनको हार्ट अटैक पड़ गया। ज़रा हमको ये समझाइए, क्या अब जिम हम करने जाएं तो क्या हम कुछ सतर्कता बरतें, ऐसे न चले जाएं और जिससे कि हमारे पर हार्ट अटैक पड़ जाए? पहला सवाल, इसका क्या जवाब? जिम जाने से पहले जो भी फिजिशियन आपके फैमिली फिजिशियन हो, जिनसे आप परामर्श करते रहते हो, उनकी राय लेके जिम जाना सबसे महत्वपूर्ण है। वही बता सकते हैं कि आपको जिम में कितनी देर करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें वो बता सकते हैं। क्योंकि जिम में कोई फिजिशियन उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ जिम ट्रेनर्स होते हैं, तो वो नहीं जान सकते हैं कि किसको कितना करना है, कितना नहीं करना है। अगर ओवर डूइंग की जाएगी जिम में एक्सरसाइज की, तो वो जरूर घातक हो सकती है। खास तौर से तब जब अगर किसी पे आदमी को स्टेंट लगे हुए हों, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो या ब्लड शुगर का पेशेंट हो, इन लोगों को अपने चेकअप के बाद ही जिम ज्वाइन करना चाहिए। जिम ज्वाइन, अब इस तरीके का नियम भी बन जाना चाहिए कायदे से। जी बिल्कुल, कि जिम में एक फिजिशियन हो, वो पहले चेक कर ले, ये कर। दूसरी चीज डॉक्टर साहब, अगर राजू श्रीवास्तव देखे तो एक बात और आई जो सामान्यतः नहीं सुनने को मिली। सामान्यतः ये होता था भाई हार्ट अटैक पड़ गया, अब उसका इलाज हुआ, आप लोगों ने ओपन सर्जरी कर दी, एंजियोप्लास्टी कर दी, सब कुछ होता था। लेकिन क्या कारण है कि उनको हार्ट अटैक पड़ता है, उसके साथ में उनके ब्रेन में जो है थक्का जम जाता है या ब्रेन काम करना बंद कर देता? ये तो बड़ा असाधारण केस सामने आया। इसमें 2 कारण थे। जो अटैक पड़ा उसका कारण तो ये था कि उनके स्टेंट्स ऑलरेडी पड़े हुए थे। अच्छा। उसके बावजूद जो विगरस जिम में एक्सरसाइज की गई, तो स्टेंट जो होते हैं वो स्प्रिंग की तरीके से मेटेलिक होते हैं, जिन पे दवा की कोटिंग होती है। तो अगर कोई एक बीटिंग हार्ट यानी डायनेमिक हार्ट है, एकदम लगातार चल रहा है, रेस्ट नहीं कर सकता है, उसमें एक स्प्रिंग पड़ी हुई है, अगर उसको बहुत तेज तेज चलाया जाएगा हार्ट को, तो नेचुरली वो स्प्रिंग वहाँ पे कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। तो इसलिए स्टेंट पड़े हुए लोगों को खास तौर से जिम वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जिम की एक्सरसाइज बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। उतना शारीरिक श्रम एक स्टेंट लगे हुए पेशेंट को करना उचित नहीं है, जब तक कि उसका डॉक्टर उसको इस बारे में स्पष्ट परामर्श ना दे दे। और जिम में, हर जिम में डॉक्टर की उपलब्धता की जाए, ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी डॉक्टर्स की संख्या वैसे ही काफ़ी कम है। इसलिए जिम में ये नियम बनाया जाए कि वो अपने फिजिशियन से सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि इतना है, तभी उनको जिम में उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उनको उससे सदस्य बनाया जाएगा, जब वो डॉक्टर की तरफ से क्लियरेंस हो। डॉक्टर साहब, ये जो वही मैं कह रहा था, ब्रेन में जो उनका चला गया कि साहब वो ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, कि वहाँ पर ब्रेन में ब्लड का नहीं हो पाया, ये तो बड़ा अलग केस सामने आया राजू श्रीवास्तव का। ये असल में एक प्रक्रिया का आजकल ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से जगह जगह देश भर में चल रही है, विश्व में भी होती थी, इसको CPR बोलते हैं। जी, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जी। CPR का मतलब होता है कि यदि आपका हार्ट रुक गया हार्ट अटैक के कारण, तत्काल रुक भी सकता है,
तो उस समय आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, क्योंकि आपका ब्लड पंप करने वाली मोटर रुक गई है। तो अगर ब्रेन को 3 मिनट भी ब्लड ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है और वो फिर इरिवर्सिबल डैमेज होता है। बहुत ही विशेष अवसरों में कोई चमत्कार अगर हो तभी ब्रेन रिकवर कर पाता है, अन्यथा ब्रेन डेड हो जाता है। तो इसलिए जब इस प्रकार का कोई पेशेंट देखा जाए जिसको कि अटैक पड़ा, अचानक वो गिर गया, कुर्सी से गिर गया, ज़मीन पे गिर गया, तो तुरंत ये देखना चाहिए कि उसकी सांस चल रही कि नहीं चल रही है, पल्स चल रही कि नहीं चल रही है। अगर पल्स उसकी धीमी चल रही है, नहीं बहुत हृदय गति बहुत कम चल रही है, 2-4 इक्का दुक्का बार बीट कर रहा है, सांस ठीक से नहीं चल रही है, तो उसका सीपीआर तत्काल होना चाहिए। अभी हाल ही में एक केस हमारे यहाँ आया जी। जिसमें कि एक अधिकारी थे, उनको इसी प्रकार से अचानक अटैक पड़ा और बाई चांस वहाँ पे जो और अधिकारीगण मौजूद थे उन लोगों को मालूम था कि सीपीआर कैसे किया जाए। तो उन्होंने कार्यालय में ही सीपीआर उसका करना शुरू किया और सीपीआर करते हुए उसको हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी लेके आए और कार्डियोलॉजी में जब वो पहुँचे हैं तो हार्ट उनका रुका हुआ था, सिर्फ सीपीआर के सहारे उनको चलाया जा रहा था। तो सीपीआर हम लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट करा तुरंत, और तुरंत एक टेम्पररी पेसमेकर उनको लगाया गया। उससे उनका जो है वो हृदय की धड़कन आनी शुरू हुई। इंटूबेट करके एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के वेंटिलेटर्स कनेक्ट करके उनको आर्टिफिशियल सांस दी जाने लग गई और भगवान की इतनी कृपा थी कि वो जीवित बच गए, ब्रेन भी उनका बच गया और फाइनली उनको पेसमेकर परमानेंट लगाने की ज़रूरत थी, वो पेसमेकर लगा के और उनकी आज छुट्टी भी कर दी गई है। तो ये जो सीपीआर है, सीपीआर तो सामान्यतः यही है कि व्यक्ति की छाती को कि तेजी के साथ दाबा जाए, यही तो है सीपीआर का मुख्य उद्देश्य। नहीं, थ्योरिटिकली जो आप बात बता रहे हैं ये काफ़ी लोगों को जानकारी रहती है, लेकिन इसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। हाँ। और इसको कायदे से हर स्कूल में नियमित इसका प्रशिक्षण होना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार, बार बार जब प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें जो पुतला होता है जिसको मैनकिन बोलते हैं, वो पुतले को रख के हर एक से प्रैक्टिस कराई जाएगी, तभी वो कोई इमरजेंसी परिस्थिति में उसका दिमाग काम करेगा और वो उसका सीपीआर कर पाएगा। अन्यथा जो है वो जानने के बावजूद सही तरीके से सीपीआर नहीं कर पाते लोग, या फिर करते हैं तो घबराहट के कारण वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, नर्वस फील करने लगते हैं सीपीआर करने वाले लोग। तो ये व्यवस्था जब तक सब बच्चों को नहीं सिखाई जाएगी, जिससे कि अगर उनके घर में कोई दुर्घटना होती है उनके बुजुर्ग लोगों के साथ, तो बच्चे लोग तुरंत एक्टिव होकर सीपीआर कर सकें, जिसमें कि कम से कम उनको अस्पताल तक ऐसी कंडीशन में पहुंचाया जा सके कि वो ब्रेन डेड न होने पाए। तो क्या आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीपीआर का प्रशिक्षण विद्यालयों में दिया जाना चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो मेरा केवल एक सवाल ये भी है, क्या अब पाठ्यक्रम में वो समय आ गया है कि जो हृदय रोग की प्रारंभिक जानकारियां हैं वो भी शामिल कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये हृदय रोग की प्रारंभिक जानकारी, उससे बचने के उपाय और सीपीआर, इन सब के ऊपर स्कूली बच्चों के कोर्स में चैप्टर्स होने चाहिए। और जहाँ तक हमने कहा कि सब कुछ पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कौशल विकास योजना चला रहे हैं, तो इसका कौशल भी उनको सीखना पड़ेगा। अभी तक जो स्कूल पाठ्यक्रमों में चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक पढ़ने का विषय बन के रह जाती हैं, प्रश्न उत्तरी हो जाती है वो, और प्रैक्टिकल उसका बहुत कम हो पाता है। तो ये एक अभियान चला के प्रैक्टिकल भी इसका हर जगह कराना पड़ेगा और पाठ्यक्रम में तो उसको शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। क्या आप लोगों की संस्था ने या आईएमए ने कभी कभी इस तरीके के सुझाव या सिफारिश सरकार को की है कि आप इस तरीकों को लागू करिए? आईएमए द्वारा इसको लगातार किया जा रहा है जी। और उसके अलावा शहर के और भी स्वयंसेवी संस्था हैं जी। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो अनुषंगिक शाखा है आरोग्य भारती, उनके द्वारा भी इस प्रकार के कार्यक्रम स्कूलों में और जगह जगह कराए जा रहे हैं। जी। अभी ये सब चीज़ें जागरूकता आने के कारण जगह जगह होने लग गई हैं। अभी हाल ही में कानपुर विश्वविद्यालय में भी कुलपति महोदय के प्रेरणा से कार्यक्रम किया गया था। ये कार्यक्रम तेज़ी से चल रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर पूरी पॉपुलेशन को कवर किया जा सकेगा, जिसमें कि हम कह सकेंगे कि हमारा हर नागरिक जो है वो सीपीआर के लिए प्रशिक्षित है। वैसे एक और भी जानकारी आई है कि कोविड के बाद दिल की विफलता 25 से 30% तक बढ़ गई है, इसका कारण क्या आप मानते हैं?
कोविड का जो वायरस था वो शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार का प्रभाव डालता था। जी। वो हार्ट पे भी प्रभाव डालता था। तो कुछ लोगों के हार्ट उस कोविड के संक्रमण के दौरान कमज़ोर हो गए, उनकी पंपिंग की ताकत कम हो गई। जी। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके धीरे धीरे करके और दवाइयों के सहारे बेहतर की जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो अगर पंपिंग कम हो गई है तो पंपिंग एकदम से नॉर्मल नहीं हो पा रही है। जी। ये बहुत बड़ी एक समस्या आई है जो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड कहते हैं जिसको। जी। ये पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हार्ट एक लंबे समय के लिए कमज़ोर हो जाता है। इसका भी कोई उपचार नहीं आया सामने, इस समस्या का कोई समाधान नहीं आया। इसका कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट अभी तक उपलब्ध नहीं है। जिसको कोविड हुआ वो ठीक हो चुका है, अब कोविड तो है नहीं उसको, लेकिन ये पोस्ट कोविड वाली सिम्टम्स उसको चल रहे हैं, जिसका कि नॉर्मल हार्ट फेलियर का जो इलाज किया जाता है दवाओं द्वारा वही इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक और चर्चा हो रही है और मीडिया में, सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ आ रहा है कि कोविड के बाद जो दूसरा जो है, जिसको हम लोग बूस्टर कहते हैं, उसका जो टीका लगाया जा रहा है वो भी एक इसका कारण बन रहा है। नहीं नहीं, ये तो भ्रांतियां हैं। जी। लोग इस प्रकार की अफवाह फैलाते रहते हैं। आपने देखा ही होगा जी। कि कोविड का टीकाकरण जब से शुरू हुआ है तब से कोई न कोई एक नई अफवाह सामने आती रहती है। जी। बूस्टर डोज तो सभी को लगवानी चाहिए, वो बहुत लाभदायक रहेगी लंबे समय के लिए। क्योंकि आज ही मैं मीडिया पे एक जगह देख रहा था तो वहाँ पर ये होता है कि बूस्टर लगा, अब बहुत से लोग जो बूस्टर लगवा चुके हैं अब वो बड़े चिंतित नज़र आते हैं, खासतौर से युवा लोग कह रहे हमने कहाँ लगवा लिया, क्योंकि इस तरीके की सोशल मीडिया, क्या इन चीज़ों पर भी अब बैन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे तो बड़ी स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। हाँ, लेकिन किसी के मुंह पे ताला तो नहीं लगाया जा सकता है। जी। सब लोग अपनी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए लोग इस तरह की बात करते रहते हैं। लेकिन ये जनता के लिए लाभदायक नहीं होती है कि आप किसी प्रकार की अफवाह फैला के जनता का नुकसान करें। ये खुद उसको सोचना पड़ेगा, जो आदमी इस प्रकार की बातें करता है उसको अब स्वतः नियंत्रण करना चाहिए कि इस प्रकार की बातें ना करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत से कारण बताए जाते हैं कि हार्ट अटैक उस समय होता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आप डायबिटिक के मरीज हैं, आप शराब सिगरेट करते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका खान पान ठीक नहीं है, ये तमाम बातें सामने आप पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उसी बीच में एक कारण और आ रहा है कि ये जो वायु प्रदूषण है, ये जो हवा है, जो गंदी हवा है, या जो जहर घुली हुई हवा, ये भी 25% कारण बन रही है हृदय रोगियों के लिए। वायु प्रदूषण जो होता है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। जी। तो इस कारण से यदि कोई हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो वो विकराल रूप ले लेती है प्रदूषण के कारण। जी। इसलिए वायु प्रदूषण से बचना तो अत्यंत आवश्यक है। वो फेफड़े के ऊपर भी असर करता है और ब्लड सर्कुलेशन पे भी असर करता है। डायरेक्ट हार्ट को डैमेज करने वाली बात तो वायु प्रदूषण से नहीं अभी तक पता चली है। जी। लेकिन जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो यही है कि फेफड़े के ऊपर असर आ जाता है और रक्त प्रवाह के ऊपर असर आ जाता है, इसलिए हार्ट अटैक उसमें बड़ा घातक हो जाता है। तो प्रदूषण से तो बचना और प्रदूषण मुक्त समाज को बनाना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, अगर मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे युवाओं में है, कहते हैं महिलाओं में भी ये रोग तेजी के साथ अब बढ़ने लगा। पहले महिलाओं में यदा कदा इस तरीके की सुनने को आती थी, उसका भी कारण क्या है? क्या वास्तव उसके में भी तो यही कॉमन कारण है जी। जो कि लाइफ स्टाइल ठीक न होना, स्वस्थ जीवन शैली छूट गई है, जी। एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, और उसके अलावा बचपन से जो पढ़ने लिखने पे जोर दिया जाता है वो महिलाओं बच्चियों के ऊपर भी दिया जाता है। बच्चियों पर तो भी स्ट्रेस बना रहता है, घर परिवार का स्ट्रेस होता है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा कि पति स्वस्थ रहें, बच्चे जो है वो पढ़ाई में अच्छे रहें, बच्चों को टाइम से खाना मिल जाए। तो महिलाओं के अंदर टेंशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। तो आपके हिसाब से महिलाओं में ये रोग कितने प्रतिशत बढ़ गया है? कुछ ऐसा आप लोगों ने कभी विचार किया या कोई सर्वे हुआ? नहीं, सर्वे अभी इस प्रकार का हम लोगों ने नहीं टेकअप किया है कि महिलाओं में कितने प्रतिशत बढ़ा है। जी। लेकिन जिस प्रतिशत से पुरुषों में बढ़ रहा है उसी तरीके से महिलाओं में भी बढ़ रहा है, महिलाओं में भी बढ़ रहा है, क्योंकि कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। जी बिल्कुल। आप देख, तीसरी बात ये भी है कि अगर हम अपने कानपुर की बात करें तो, और कार्डियोलॉजी यहाँ पर है, व्यवस्थाएं भी हो रही,
कानपुर की क्या स्थिति है? 50 लाख की आबादी है, कहा यह जा रहा है कि 12% यहाँ पर जो लोग हैं हृदय रोगी हैं, ऐसा क्या है? कानपुर में एक खास बात यह है कि यहाँ पे पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं है। ओह, जो भी फुटपाथ हैं वो सब अतिक्रमण के कारण घिरे रहते हैं, जी, तो लोगों को सड़क पे चलना पड़ता है। खुली सड़क पे जहाँ वाहन चल रहे हैं वहाँ खतरा रहता है एक्सीडेंट होने का। इस कारण से लोग फिर चाहे टेम्पो में चलें चाहे अपनी कार में चलें, उनको जो है 4 पहिया वाहन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। हम लोग जब छोटे थे तो बचपन में स्कूल हमेशा पैदल जाया करते थे, वो अपने आप में आना जाना ही एक्सरसाइज हो जाया करती थी। आज की स्थिति यह है कि छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप कार से, ओला से, किसी न किसी प्रकार से स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं कि वो पैदल जाएगा या साइकिल जाएगा तो कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। जी, तो इस पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग के शहर में फुटपाथ अच्छे से अच्छा बनाया जाए, जिससे कि लोगों को पैदल चलने की प्रेरणा मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है कि साइकिल, जिम में जाकर के तो साइकिल चलाते हैं, लेकिन सड़क पे आने में उनको शर्म लगती है। शर्म नहीं, वो खतरा है। ओहो, सड़क पे अगर साइकिल चलाएंगे और किसी ने टक्कर मार दी तो फिर तो जान चली जाएगी। जी जी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, एक बात और आ रही है सामने। आज हमारे एक दर्शक पूछ रहे थे कि जिम में जाने वालों की आयु, कभी कभी बच्चों को ही जिम में लोगों भेज देते हैं कि वो जाइए और फिट हो जाइए और आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। क्या वहाँ पर भी कोई उम्र का बंदिश होना चाहिए? छोटे बच्चों के लिए तो जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती थी, फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, कबड्डी खेलें, ये चीज़ें स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतोष भी देती हैं, टेंशन भी दूर करती हैं। जी जब आप एक मशीन पे खड़े होकर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे टेंशन लेवल नहीं कम होता है। जी। इसलिए मेरा तो ये सोचना है कि छोटे बच्चों को जिम में नहीं भेजना चाहिए। उनको किस उम्र तक के लोगों को, किशोर को भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? नहीं, जब 18 वर्ष की आयु हो जाए उसके बाद ही जिम के बारे में सोचना चाहिए। तब तक जो है खेल कूद में समय लगना चाहिए। आज स्थिति हो गई कि बड़ी बड़ी कॉलोनियों में लोग रहते हैं और वहाँ आपको पार्क सूने मिलेंगे। जी जी। सब बच्चे घर में बैठे हुए या तो व्हाट्सएप में कुछ कर रहे हैं या वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते रहते हैं छोटे बच्चे, आउटडोर एक्टिविटी बंद प्राय हो गई है। जबकि इसके बदले में बच्चों को सुबह शाम खेल कूद करना अत्यंत आवश्यक है कि सुबह सुबह उठ के फुटबॉल खेलें, उसके बाद फिर अपना स्कूल कॉलेज जाके काम करें, शाम को लौट के आएँ तो क्रिकेट खेलें, रात हो जाए तो बैडमिंटन खेलें। ये दिनचर्या होनी चाहिए बच्चों की। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखते हुए डॉक्टर साहब से यह भी जानेंगे कि आखिर अब ऐसे हालात में सरकार क्या करे और हमारा जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसको कैसे अपडेट किया जाए, क्योंकि आज भी एक मानसिकता है कि लोग दिल्ली और मुंबई, बंगलौर की ओर भागते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे हैं हृदय रोग की, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जिम के बारे में बताया, अंधाधुंध लोग जिम पे जा रहे हैं, चटोरी जवान के बारे में बताया, लापरवाही के बारे में बताया। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि कानपुर में खास बात यह है कि यहाँ पर फुटपाथ ही नहीं है, व्यक्ति मजबूर है वाहनों में चलने के लिए। बच्चों को हम सुबह से ही वाहनों पर भेज देते हैं, हमारी मजबूरी है। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि साइकिल में चलने पर हमको शर्म आती है और जिम में साइकिल चलते हैं। उनका नहीं नहीं नहीं, कारण ये है कि अब ये खतरा बढ़ गया है। ये तमाम ऐसी बात है। और डॉक्टर साहब ने एक बात और साफ कही कि अब जरूरी हो गया है कि पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाए, जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, मैं कानपुर की बात कर रहा था। आपने कहा कि कानपुर में फुटपाथ नहीं है। मेरा एक ये भी है कि एक जानकारी ये भी आई है कि कानपुर में 2.5 गुना मरीज बढ़ गए हैं, ख़ासतौर से कोविड के बाद। और आपके सामने आईसीयू की, वार्ड्स की
नई नई समस्याएं खड़ी हो गई, क्या कहेंगे? हाँ, हमारे यहाँ बेड्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है। 200 बेड हमारे सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे जी। और इस समय हमारे यहाँ 230-240 तक मरीज भर्ती होते हैं। 200 मरीज बेड पे होते हैं और 30-40 मरीजों को स्ट्रेचर पे भर्ती करना पड़ता है, जी। जो कि बिल्कुल अमानवीय है। स्ट्रेचर पे एडमिट करने में आदमी करवट भी नहीं ले सकता है और इस पे विशेष प्रकार के स्ट्रेचर मंगाए गए हैं जिनके दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है, जिससे कि वो नीचे न गिरने पाए। अदरवाइज नीचे गिर जाएंगे तो उनको हेड इंजरी होने का डर रहेगा। तो ये कोई स्थायी समाधान नहीं है जो हमने अपने यहाँ ट्रॉली लगा के भर्ती किया, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जब प्रारंभ में ये डॉक्टर एस सी जैन साहब ने इस इंस्टीट्यूट को जेके चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिल्डिंग बनवाई थी और सरकार को डोनेट हुई थी जब ये बिल्डिंग, उस समय 40 शैय्याओं के लिए ये भवन बनाया गया था। जी। आज उस 40 शैय्या वाले भवन में 200 बेड लग चुके हैं और 250 मरीज भर्ती हो रहे हैं। हर मरीज के साथ 2-3 तीमारदार भी होते हैं। तो इसलिए बहुत अव्यवस्था फैलने लग जाती है हमारे यहाँ। पूरे दिन भर हम लोगों को चौकन्ने रहना पड़ता है, कहीं कोई समस्या ना हो, हर चीज़ को वॉच करते रहना पड़ता है। जिस समय ये बिल्डिंग बनी थी उस समय एक कैथ लैब होती थी और एक ऑपरेशन थिएटर होता था। आज हमारे यहाँ 4 कैथ लैब हैं, 4 ऑपरेशन थिएटर हैं। तो टर्नओवर बहुत ज़्यादा है लोगों का। इसके बेड्स को बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है और सरकार भी इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। शीघ्र ही जो हमारे इंस्टीट्यूट से संलग्न IDH परिसर है, वहाँ पर एक नया वार्ड बनाया जाएगा जिसमें कम से कम 150 बेड और हमारे बढ़ जाएंगे। क्या अगर ये 150 बेड बढ़ जाएंगे तो आपकी जो आवश्यकता है इस समय की, उसकी पूर्ति हो जाएगी? वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। जी जी। लेकिन जैसे जैसे संसाधन बढ़ते हैं वैसे वैसे उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, एक पहले ये था कि जाड़े में ये रोग बहुत तेजी के साथ फैलता, अब ये माना जा रहा है कि अब जाड़ा बड़ा खत्म, सब में चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, सब में ये रोग तेजी के साथ फैल रहा है। नहीं, हर ऋतु में तो जो बीमारी है वो तो प्रकट होगी ही होगी। जाड़ा कोई उसका कारक नहीं है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है कि जाड़े में खून की नसें और सिकुड़ जाती हैं टेम्परेली। तो इसलिए उस समय वही अटैक जो अभी तक नहीं पड़ा था वो अटैक पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हार्ट अटैक का ओवरऑल इंसिडेंस बढ़ने के जो तमाम कारण हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, वही सब कारण हैं जो कि 12 महीने हार्ट के रोगियों को भीड़ लगी रहती है। आपने बताया कि आसपास के जिलों से आते हैं हमारे यहाँ मरीज। इस समय स्थिति है कि 18 आसपास के जिले हैं जहाँ से सब मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं और उसके अलावा आसपास के प्रदेशों से भी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे इलाज के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है तो लोग दूर दूर से आते हैं। इसीलिए लोग पहले दिल्ली और मुंबई की तरफ रुख करते थे ज़्यादा, क्योंकि विश्वसनीयता वहाँ पर थी, यहाँ नहीं थी। अब जब विश्वसनीयता कानपुर के लिए बन गई है तो इवन आगरा से भी पेशेंट दिल्ली जाने के बजाय कानपुर आने लग गए हैं। इतना ईस्टर्न बेल्ट है, वहाँ से तो आते ही आते हैं। बुंदेलखंड से सब पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। तो जैसा आपने बताया 150 बेड अगर बढ़ेंगे तो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तो अवश्य हो जाएगी। लेकिन फिर रोगियों को जब भी पता चलेगा कि वहाँ बेड मिल जाएगा, इसलिए वो तुरंत आने की चेष्टा करेंगे। अभी हमारे यहाँ कोई प्राइवेट वार्ड नहीं है और हमारे यहाँ बेड भी तुरंत नहीं मिल पाता है। तो अनेक पेशेंट जब भर्ती होते हैं तो दुविधा में पड़ जाते हैं, हमको फ़ोन करते हैं कि साहब बेड नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, भर्ती ना करें, दवा लिखवा घर चले जाएं। हम उनको परामर्श देते हैं कि नहीं, आपको स्ट्रेचर मिल रहा है तो आप स्ट्रेचर भर्ती हो जाइए। इस समय इलाज जरूरी है और ये ना देखिए कितना कंफर्ट मिल रहा है हमको, इलाज होना अत्यंत आवश्यक है। तो इलाज कराना शुरू करिए, 24 घंटे के अंदर जैसे ही कोई बेड खाली होगा आपको बेड मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी है कि अभी आपने भी स्वीकार किया कि पहले लोग दिल्ली मुंबई की ओर भागते थे, अभी तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये मानसिकता है कि वहाँ लोग जा रहे हैं। ऐसा क्या होना चाहिए कार्डियोलॉजी में जिसके कारण कि ये जो मनोदशा है, ये जो मानसिकता हमारी है, उससे हम बचें और कार्डियोलॉजी में इलाज कराएं आकर के? वो कौन से संसाधन चाहिए, क्या प्रोजेक्ट चाहिए और आपने क्या प्रोजेक्ट भेजा है सरकार के पास, और सरकार में कहाँ मंथन हो रहा? ठीक है 150 बेड बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तो अत्याधुनिक उपकरण भी तो चाहिए आपको। अत्याधुनिक उपकरणों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारे उपकरण हमारे यहाँ शासन द्वारा लगाए गए हैं। मेन प्रॉब्लम इसमें जो बॉटल नेक है वो बेड्स की संख्या ही है हमारे लिए।
बाकी सब संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। माने कि आपके पास वो सारे एक्सपर्ट्स की स्थिति है जो मुंबई में और दिल्ली में है। जी हाँ, जी हाँ। उन उपकरण आपके यहाँ उपलब्ध हैं जी हाँ। जिनसे इलाज होता है, ये सारी स्थितियां हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये सब हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन संसाधन में सिर्फ बेड की कमी के कारण लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं और लोगों को प्राइवेट वार्ड भी नहीं मिल पाता है। तो ये आपके 150 बेड्स की जो है, आप जो वार्ड बना रहे हैं, ये कब तक पूरी हो जाएगी? इसमें बनने में 2 साल लगेगा लगभग। 2 साल लगेगा जी। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि जब ऐसी आवश्यकता बढ़ रही है तो हैलट तो आपका सहयोगी है, कुछ वहाँ से भी सहयोग ले सकते हैं? नहीं, उतनी दूर क्योंकि आपने पेशेंट कोरोना में किया भी था। नहीं, पेशेंट को इतनी दूर भेज के हार्ट के मरीज का इलाज नहीं किया जा सकता है। हाँ। इसीलिए SC जैन साहब ने जो परिकल्पना की थी इस इंस्टीट्यूट की, तो उनका यही था कि हार्ट के रोगियों को एक ही छत के नीचे सब जांच और उपचार की सुविधा मिल सके। जी। ट्रांसपोर्टेशन पेशेंट का करना बहुत ही घातक हो सकता है, इसलिए ये सोचना कि हम एक्स्ट्रा बेड अपने हैलेट में लगा देंगे, वो चीज़ संभव नहीं है। मरीज को इससे नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोरोना में तो किया था आपने। कोरोना के पेशेंट का तो इलाज ही कोरोना हॉस्पिटल में होता था, जी। इसलिए हम लोग प्राथमिक उपचार देने के बाद वहाँ भेजते थे। तो जो हमारा उद्देश्य इस समय ये है कि हम अपने यहाँ प्राथमिक उपचार दे सकें जिसमें हार्ट अटैक के मरीज की जान बच जाए। उसका पहला उपचार होता है थ्रोम्बोलिटिक 3rd जनरेशन थ्रोम्बोलिटिक टेनेक्टाप्लेस का इंजेक्शन, जो सरकार द्वारा हमारे अस्पताल में निःशुल्क लगाया जाता है। तो अगर हार्ट अटैक पड़ने के 6 घंटे के अंदर कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको इंजेक्शन लग जाता है, उससे थक्का उसका डिजॉल्व हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जितना जमा है वो जमा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है कि पेशेंट कहीं भी अपनी बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग करवा सकता है, चाहे हमारे यहाँ कराए चाहे वो दिल्ली जाके कराए। क्योंकि अगर हम दिल्ली के सब मरीजों, जाने वाले सब मरीजों को यहाँ रोकने का प्रयास करेंगे तो उससे कोई नतीजा नहीं हासिल होगा। जो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, जिसको लगता है कि उसको ज़्यादा लग्जूरियस हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो वो हॉस्पिटल के लिए जा सकता है, लेकिन पहले उसकी इमरजेंसी में जान बच जानी चाहिए। तो इसमें विश्वास इस समय कानपुर और आसपास के जिलों में लोगों को इतना हो गया है कि इमरजेंसी में सब पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और सबकी जान बचती है हमारे यहाँ। और उसके बाद फिर वो अपना सोच विचार करते हैं, उनके अपने परिवार के लोगों से राय मशवरा करते हैं, किसका कहाँ इलाज हुआ था, किस डॉक्टर से इलाज कराया था। ये सब बातें फिर डॉक्टर और इंस्टीट्यूशन चूज करने में सामने आती हैं। क्या कार्डियोलॉजी को अभी बेड्स के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता है क्या? क्या जो चैलेंजेस आप सामने आपके हैं उसको दूर करने के लिए? हमारे यहाँ देखिए, अभी जो भी समस्याएं थीं जी। वो धीरे करके सरकार ने सब दूर कर दी। हमारे यहाँ 128 स्लाइस CT एंजियोग्राफी मशीन लगी है, जिसमें बिना पंक्चर किए हुए लो रिस्क पेशेंट्स की CT एंजियोग्राफी कर दी जाती है और पता चल जाता है कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। जी। हाई रिस्क पेशेंट्स की एंजियोग्राफी करने के लिए हमारे यहाँ 2 फिक्स कैथ लैब है, 2 मोबाइल कैथ लैब है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उनकी एंजियोग्राफी की जाती है। अगर वो बाईपास सर्जरी के लिए आवश्यक होता है तो उनको बाईपास सर्जरी की सुविधा भी हमारे संस्थान में रहती है। अगर उनको स्टेंटिंग की आवश्यकता होती है तो वही सुविधा हमारे संस्थान में रहती है। एक दिन में हमारे यहाँ 60-70 से एंजियोग्राफी प्रतिदिन होती है और 30-35 पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी प्रतिदिन होती है। ठीक बात। 8 से 10 पेसमेकर रोज लगाए जाते हैं, 2 बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी रोज की जाती है, 1 ओपन हार्ट सर्जरी रोज की जाती है और 2-3 थोरेसिक और 2-3 वेस्कुलर सर्जरी भी की जाती है हमारे यहाँ। इस तरीके से 60-70 ऑपरेशन हमारे उस 200 बेड के अस्पताल में प्रतिदिन होते हैं। ये स्थिति चल रही है। रोज ही हमारे यहाँ 40-50-60 मरीज भर्ती भी होते हैं और डिस्चार्ज भी होते हैं। अच्छा, OPD कितनी की होती है? OPD 1000 के आसपास चल रही है। 1000? जी। अच्छा, OPD आप सुबह और शाम दोनों वक्त करते हैं? लगातार चलता रहता है। लगातार? सुबह 8 बजे शुरू होता है जी। और शाम को 4 बजे तक लगातार चलता रहता है। और मैं स्वयं जो है वो 3 बजे से 6 बजे तक अपना OPD चलाता हूँ बृहस्पतिवार के दिन। जी जी। 0 कर दीजिए, ये सबसे बड़ी बात की है डॉक्टर साहब ने। एक बार फिर डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आए और आपने मेरे विचार व्यक्त किए। आपने, हम आपको एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।